वो हमारे राहुल जी भी बोल रहे हैं खटाखट डालेंगे, जब आएंगे तब देंगे ना। वो तो खटाखट डाल रहे हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यहाँ मजदूर वर्ग और काश्तकार वर्ग है। और काश्तकार वो औरत है जिसका आदमी आत्महत्या करने के कगार पर है। आज यहाँ तो गवर्नमेंट जब भर्ती करती है तो अग्निवीर सर की योजना है साहब, जो 18 साल में नौकरी लगेंगे, 23 साल में रिटायरमेंट होगा, साला शादी जब करेगा तो बोलेगा तुम भाई मैं लड़की देखने जाएंगा तो क्या बोलेगा, मैं नौकरी पे हुआ, नौकरी से गया हुआ आदमी हूँ। आज 1200 का तेल का डिब्बा 1800 में आ गया, ये पैसे कहां से जा रहे? आप मीडिया वो मेरे से ज्यादा जानते है, उसको हम जनरेट कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर अन्याय करते हुए। तो आप 1500 नहीं 3000 दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार साथियों, मैं संतोष सोनवाल आपके अपने चैनल खबर के तीन में पुनः स्वागत करता हूं। और आज अपन मौजूद है वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आरवी विधानसभा क्षेत्र में, जिसका क्षेत्र क्रमांक 44 है। और यहाँ अपन हमारे बीच साथ जो उपस्थित है आज आरवी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भीमा भाऊ आड़े जी। मैं आड़े जी आपका खबर के तीन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे क्या स्थानीय मुद्दे हैं आड़े जी जो आप उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी देखा गया है तो कांग्रेस बीजेपी काफी बड़ी पार्टी है, तो इन सबके बीच में आप भी राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी है, तो क्या स्थानीय मुद्दे है जो आप उस मुद्दे को लेकर के जनता के जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आरवी विधानसभा के सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूँ। वर्धा जिले में कुल मिला के आदिवासियों की संख्या कम से कम करीब 2,90,000 है। उसमें से वर्धा जिले में पूरी टोटल विधानसभा 4 विधानसभाएं हैं, और 4 विधानसभाओं में से आरवी विधानसभा में सबसे ज्यादा हमारा मतदान है आदिवासियों का। जो आदिवासी मतदान जो यहाँ है, या जैसे कि आदिवासी मतदान इतना है कि हम आरवी विधानसभा मतदान क्षेत्र को हम राखीव बना सकते हैं। आज तक का हमारे आदिवासियों के मतदान के भरोसे पे यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने, जो बिगर ट्राइबल लोग हैं, आदिवासियों के भरोसे पे अपना सब कुछ बना के बैठे हैं। और जो हमारा यहाँ का आदिवासी है आरवी विधानसभा का, जो आज भी अगर तुम पूरे गांव खेड़े में जाते हो तो उस गांव को रोड नहीं है, उस गांव में नालियों का पता नहीं है, उस गांव के बच्चे जो एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट साहब जो अपना मूलभूत अधिकार है उस तक उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। या जो पूरे जंगल के अंदर में आज इतना बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, जंगल का बेल्ट है, वो हिसाब से या हमारा अनुसूचित क्षेत्र में ये एरिया आना चाहिए, पैसा एक्ट के अंदर में आना चाहिए। अभी तक का पैसा एक्ट का लागू नहीं हुआ। जैसा आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात की, तो अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि शिक्षा के जितने जिला पंचायत के स्कूल थे और जनपद के स्कूल थे, ये तो सभी का निजीकरण यानी प्राइवेटीकरण हो गया। तो आज जनरली आज जिला परिषद जो भी गवर्नमेंट के स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले जनरल बच्चे, एक तो आदिवासियों के बच्चे, गोरगरीब आदमी के बच्चे है, खिटियाल आदमी के बच्चे है। जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी तो ये गरीब के बच्चे या आदिवासियों के बच्चे पढ़ेंगे का सवाल उठ रहा है। दूसरी चीज साहब, मेरे को ये बताइए कि हमारा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना प्राइवेट स्कूल। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का बच्चा है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ हमारा ज्यादा जनसंख्या रहने के कारण सबसे ज्यादा अनपढ़ तो हमारे लोग रहेंगे। जी, ऐसा क्या मुद्दा रहेगा आपका कि आप यदि चुन करके आते हैं तो यहाँ रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में, सड़क की जो स्थिति आपने बताई बदहाल और काफी जर्जर स्थिति में, अपन भी थोड़ा सा भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो पहले के आमदार रहे हैं स्थानीय विधायक, आप इसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ के तो आमदार जिम्मेदार है, उसमें कोई दुराई नहीं है। आज अगर देश की और महाराष्ट्र की अगर हाल देखते होंगे तो आपको सभी को पता है कि भाई क्या चल रहा है। तो इसमें मेरे को मैं ये करूंगा, ये कहूंगा कि जिन लोगों के भरोसे पे ये चुनाव लड़ा जाता है, जिन लोगों के भरोसे पर हम चुन के आते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। जबकि ये उन लोगों के लिए कोई प्रायोरिटी रहती नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके कार्यकर्ता बढ़ेंगे कैसे, उनके टीचरों में पैसा आएगा कैसा, मेरे मामा का लड़का, मेरे बुआ का लड़का, मेरी रिश्तेदारी बढ़ेगी कैसी, ये ऊपर सभी का ध्यान है। इनके स्कूल रहेंगे, इनके प्राइवेट स्कूल रहेंगे,
इनके ही इनके ही कपास के जिन रहेंगे, सभी तो इनके है। जबकि जिन लोगों के भरोसे पे तुम लोग वहां चुन के जाते हो, जो हमारा बहुल आदिवासी इतना बड़ा बेल्ट है, उन लोगों के लिए क्या किए? आज ये बताइए ना, इतना बड़ा हमारा आर्मी क्षेत्र है, इतने बड़े हमारे गांव से गांव पूरे 100% 90% ऐसे आदिवासी बसे हुए हैं। तो एक गांव में भी पर्सनली समाज का मंदिर नहीं है। जिस प्रकार समाज कल्याण विभाग संविधान भवन करके एक समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को जतन करने के लिए समाज की एक बैठक होने के लिए ऐसे गवर्नमेंट उनको इश्यू किए हैं। तो मेरे को ये बताए ना कि मेरा तो ये डिमांड रहेगा, सबसे पहले डिमांड रहेगा, जहाँ जहाँ हमारे 80%, जहाँ जहाँ हमारे 90%, 75%, 50% के ऊपर हमारा ट्राइबल रहता है, तो वहां तो हमें हमारा कुटुल भवन मिलना चाहिए। मैंने पिछली दफा कलेक्टर को मैंने लेटर भी दिया हूँ। मैं केवल आरवी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र का नेतृत्व करता हूँ, प्रॉपर रोड पर काम करने वाला इंसान हूँ, समाज के आंदोलन चलाने वाला इंसान हूँ। अभी जहां जहां हमारे आदिवासियों के ऊपर इतने बड़े अभी आरवी विधानसभा में भी अत्याचार हुए हैं। अभी आपको स्पेसिफिक अगर आंकड़ा दे दूं तो उसके लिए समय लगेगा। बताइए बताइए बताइए। स्पेसिफिक आंकड़ा अगर देता हूं तो समय लगेगा। जहां जहां हुए हैं तो ऐसा जनप्रति होना चाहिए कि कम से कम मेरे क्षेत्र के बच्चे के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होने के बाद में अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं वहां, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूं कि वो आदिवासी का बच्चा है। अगर ऐसा अन्याय अगर हमारे समाज के ऊपर में होता है, तो हमें तो हमारे समाज का राष्ट्रीय अस्तित्व तैयार करना ही करना पड़ेगा। और इसी कारण मैंने इस आरवी विधानसभा में, ये आरवी विधानसभा रिजर्व रहना चाहिए। मेरे आदिवासी जो आज आरवी शहर से पूरे दूर दराज में काम रहते हैं, जिनको आने जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, जिनको आने जाने के लिए तकलीफ है। आज अगर बरसात की बात करते हैं तो हम नाले का पूर जाता है, उसके अंदर में लोग यहाँ का वहां आ नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। तो ऐसे अगर आदिवासी की हालत खस्ता होंगी है, तो क्यों ना हम इस आदिवासी जो हमारे समाज के नाते हमारा काम बनता है, इस हमारे समाज को हम न्याय दें। जी, आप यदि चुनकर के आते हैं, मैं आपसे एक सवाल किया था कि आप यदि चुनकर के आते तो ऐसी क्या योजना रहेगी कि आप क्या ऐसा यहाँ पे उद्योग लगाना चाहेंगे, प्लांट लगाना चाहेंगे, या कुछ माइनिंग में काम करना चाहेंगे, जिससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके? सर, आज हम यहाँ रोजगार की बात करते हैं, तो यदि हमारा आर्मी क्षेत्र रिजर्व हुआ या फिर मैं चुन के आया, तो सबसे पहले मैं या मेरे आदिवासी जो मेरी जनजाति है उसके लिए उनके संसाधन के रूप में मैं वहां पैसा एक्ट पहले लागू करना चाहूंगा। दूसरी चीज, यहाँ मेरे जो आरवी क्षेत्र के काश्तकार है, शेतकरी है, जो भी है, तो उनके उत्पादन को एमएसपी के तहत, तो अभी गवर्नमेंट ने एमएसपी, आपको पता ही है, इतना बड़ा एमएसपी का रेट रहने के बावजूद भी मार्केट में जाते हो तो हमारे काश्तकार के चीज से अपना माल बेचते हैं। तो ये सब चीजें होना पाए। दूसरी चीज, या एमआईडीसी, हर तहसील में एमआईडीसी आना चाहिए, जो क्षेत्र में काम औद्योगिक क्षेत्र में काम बिल्कुल राइट करूंगा। मेरी सबसे ज्यादा तक जो ये रहेगी कि भाई यहाँ का बेरोजगार युवा, यहाँ का खेती करने वाला इंसान जो अपने मार्केट के अंदर में अपना माल बेच सके, ऐसे बाजार पे तैयार करके दूंगा। यानी कारंजा का आदमी कारंजा में माल बेचेगा, अष्टी का आदमी अष्टी में ही माल बेचेगा। ये सभी प्रकार की व्यवस्था करना मेरा सबसे पहले परम कर्तव्य रहेगा। जी, अभी आप आरवी विधानसभा के क्षेत्र क्रमांक 44 से प्रत्याशी है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से। तो आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था से परिपक्व है, आप आने के बाद उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ तो सबसे पहले ग्रामीण रुग्णालय है गवर्नमेंट का, लेकिन ग्रामीण रुग्णालय जिस तरीके से होना चाहिए जिला लेवल पर, जिस तरीके का हमारा ग्रामीण रुग्णालय है, तो ये मान लीजिए कि ये विधानसभा है 3 तालुका की, तो कम से कम इस विधानसभा में, जिले में जिस प्रकार का वो एक दवाखाना है, तो वो दवाखाना एक विधानसभा में बनना चाहिए। हर व्यवस्था उसमें से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वर्धा जो मुख्यालय है वहां से कम लगभग 58 किलोमीटर है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 30 किलोमीटर हमको आष्टी जाना पड़ता है। यदि वो आष्टी में अगर कुछ होता है इमरजेंसी, तो 80 किलोमीटर आदमी जिंदा नहीं रह सकता।
तो आप कहीं ना कहीं यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। अभी जो विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के 4 महीना पहले जो भाजपा ने ट्रम्प कार्ड खेला था, महायुति गठबंधन ने लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना। जी इसका भाजपा को कितना फायदा होते दिख रहा है? ये देखिए, मतदार समझदार है और समझदार मतदान रहने की वजह से वो लोगों को पता है कि भाजपा ने ये ट्रम्प कार्ड क्यों खेला है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यहाँ मजदूर वर्ग और काश्तकार वर्ग है, और काश्तकार वो औरत है जिसका आदमी आत्महत्या करने के कगार पर है। अब मान लीजिए कि अगर मैं उसकी बीबी हूं और मेरे खेती के अनाज को अगर भाव नहीं मिल रहा, उत्पादन को भाव नहीं मिल रहा, तो मैं यार तुम्हारे 7.5 तो ले लूंगा लेकिन तुमको मतदान नहीं करूंगी। यह मानसिकता हमारे औरतों की, हमारे यहाँ के महिला शक्तियों की बनी हुई है। आपने भ्रमण किया तो ये पाया है। हाँ बिल्कुल भाई। आड़े जी जैसे अभी सरकार की जो नीतियां चल रही है कि कोल माइंस के ऊपर वो ज्यादा ध्यान दे रही है, तो ऐसे में आर विधानसभा भी जो है वो जल जंगल जमीन से परिपूर्ण है, तो क्या आप इसके पक्ष में रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे आप? इससे तो समस्त बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर मैं पक्ष में इसलिए नहीं रहूंगा, यदि यहाँ से मेरा आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी लोग हैं जो निचले तबके में रहते हैं, यहाँ का खेतिहर है, अगर वो इंसान को उस जमीन की सही कीमत, उसके साथ में जिस प्रकार जमीन हमारी माँ है, ये मेरे पीढ़ी तक का समित नहीं है, तो मेरे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए पालन पोषण करने का एक जरिया है। यदि यहाँ की जमीन अगर हमारी चली गई, यहाँ के आदिवासियों की, दलितों की, यहाँ के ओबीसी की, जो भी हमारे खेतिहर लोगों की जमीन है, यहाँ से अगर चली गई है, मेरे को ये बताइए महाराष्ट्र के अंदर में कितनी जमीन बाकी है सब खेती करने के लिए? खेती करने के लिए कितनी जमीन बाकी है? दूसरी चीज सर कि यहाँ से विस्थापित होने के बाद में यहाँ का ग्रामीण भाग का आदमी वहां कोई सिटी में जाता है, सिटी में जब सिटी में प्रस्तापित करने के बाद में उसको वहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अगर तुमको विस्थापित करना है तो वहां उसके आने वाली पीढ़ी को रोजगार कैसे जनरेट होगा, इसकी तैयारी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होती। आप इसके पक्ष में नहीं है? सरकार तो बोल रही है कि यदि किसी किसान शेतकरी किसान की यदि जमीन कोल माइंस में जाती तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। साहब एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? उसके बाद में गारंटी है कि उसके आने वाली एक भाई को नौकरी लगना है, बाकी 3 भाई क्या करेंगे? मेरे को ये बताइए, मेरे बाप को 4 लड़के हैं, 4 में से एक लड़के को नौकरी लगेंगी। जो 4 लड़के एक खेती में अपना खेती जोत कर पूरे परिवार को पालता था, एक को नौकरी लगेंगी, 3 के परिवार क्या करेंगे? आप मेरे को बताइए। जमीन तो सभी की रहेगी। जमीन सभी की रहेंगी ना, जमीन बेचने के बाद तो कहाँ रहेंगे? आप इसके पक्ष में नहीं है? उसका वो तीन परिवार का जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रही क्या? आज उसको रोजगार का गवर्नमेंट तो जवाबदारी ले रही क्या? जवाबदारी नहीं ले रही ना। आज यहाँ तो गवर्नमेंट जब भर्ती करती है तो अग्निवीर सर की योजना है साहब, जो 18 साल में नौकरी लगेंगी, 23 साल में रिटायरमेंट होगा, साला शादी जब करेंगे तो बोलेगा कि भाई मैं लड़की देखने जाएंगा तो क्या बोलेगा, मैं नौकरी पे हुआ, नौकरी से गया हुआ आदमी हूँ। तो इस तरीके का गवर्नमेंट चल रही है, योजना चला रही है, जो आज लोगों को खत्म करने के भविष्य खत्म करने के पीछे लगी हुई है। तो ऐसी योजनाओं का हम क्यों समर्थन करें? अभी तमाम संगठन और पार्टियां एक मुद्दा उठा रही है, जो महायुति गठबंधन की जो सरकार थी यहाँ पे, कि उन्होंने जो लाड़की बहन योजना जो 1500 रुपए मंथली देने का उन्होंने किया और दे भी रहे हैं, इसके तुरंत बाद महंगाई की मार महाराष्ट्र के ऊपर कुछ ज्यादा ही पड़ी है। वो तो आपको दिख ही रही। आज 1200 का तेल का डिब्बा 1800 में आ गया, ये पैसे कहां से जा रहे? आप मीडिया वो मेरे से ज्यादा जानते हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कितना पैसा था और पैसा कितना इन्होंने जनरेट किया और कितना पैसा बैठा। यहाँ साहब तो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो फंड था वो भी डाइवर्ट कर दिया ना महालक्ष्मी, वो जो तुम्हारी लड़की बहन की योजना में। मैं लड़की बहन योजना के विरोध में नहीं हूं, लेकिन स्पेसिफिक यदि गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको हम जनरेट कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर अन्याय करते हुए, तो आप 1500 नहीं 3000 दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मेरे मुंह का निवाला छीनना और दूसरे के मुंह में डालना, ये कहां तक का सही है? आज भी हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं पहुंची है।
सरकार तो बोल रही है कि 12वीं क्लास के बाद जो है 15,000 रुपए महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। साहब देने को तो 1 लाख देंगे, वो हमारे राहुल जी भी बोल रहे हैं खटाखट खटाखट डालेंगे, जब आएंगे तब देंगे ना। वो तो खटाखट डाल रहे हैं। अंतिम में आप आरवी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे आर विधानसभा के सभी मतदाताओं को यही संदेश देना चाहूंगा, या आपने आज तक का जिन 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 लोगों को आपने यहाँ से चुन के दिया 1960 से लेकर, आप सभी लोगों ने क्या देखकर चुन के दिया ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन या जो शुद्ध मतदान के नाते, या जो तुम्हारे हर समय में उस मतदार क्षेत्रों के लोगों को काम आता है, हर समय में सर्वसाधारण लोगों के साथ में अन्याय नहीं होने देगा, और समाज के पूरे जितने भी आज बेरोजगार है, जो भी हमारे क्षेत्र में सुशिक्षित बेरोजगार है, जो भी लोग हैं, तो उनसे उनके कम से कम रोजगार, मेरे खेतिहर लोग हैं, उनको न्याय, ये सभी को समसमान, यदि अगर कोई चलाने का दावा करता है, ये चलाने की गारंटी जिसके ऊपर है, वो आदमी को मतदान देकर चुनना चाहिए। या ना कोई पार्टी का आदमी काम कर सकता है, ये पार्टी का आदमी काम नहीं कर सकता, वह केवल इंसान, अगर इंसान है, इंसान सही में अच्छा है, तो वो इंसान को चुन के देना चाहिए। क्या निशान है आपका? कपाट कितने नंबर? 5 नंबर पे। धन्यवाद आपको भीमा भाऊ तुकाराम आड़े जी हमारे क्षेत्र में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।